हेलो एवरीवन, कैसे हैं? बढ़िया। आइए गाइस, तो आज के सेशन में हम प्रश्न पूछने वाले हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। पूछने वाले हैं, बताओ भैया, उन सब लोगों की तरफ से जिनको लगता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास में नोट छापने की मशीनें, इन शॉर्ट प्रिंटिंग अथॉरिटी इसी के पास में है, फिर भी ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड मनी क्यों नहीं छाप देता? क्यों नहीं छापता? बताओ। करेंसी नोट को अगर छाप दिया जाएगा तो लोगों को लगता है कि भैया नोट्स प्रिंट हो जाएंगे तो सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, जितने भी लोग हैं सबकी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। छापने ही तो है। तो आइए आज इसी बारे में बात करते हैं बेटा कि क्यों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अनलिमिटेड मनी प्रिंट नहीं करता। और इस सेशन के बाद में गारंटी है, इस वीडियो के बाद देखने के बाद में आपको ये दिक्कत जिंदगी में कभी मन में क्वेश्चन नहीं आएगा कि क्या आरबीआई को नोट छापना चाहिए या नहीं छापना चाहिए। आओ बात करते हैं। तो गाइस, इस सब के पीछे एक पूरी चेन है, पूरी चेन है। आज इस चेन को बस सुन लो, उसके बाद में प्रश्न मन में कभी नहीं उठेगा आप लोगों के। कौन सा? आओ बात करते हैं। और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना मुझे इस बारे में कि आरबीआई को नोट छापने चाहिए या नहीं छापने चाहिए। ठीक है, आओ बात करते हैं। तो कहानी में ट्विस्ट नहीं, कहानी में मेन फैक्टर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो ये पूरा स्ट्रक्चर है, ये पूरा डिफाइन करता है कि आरबीआई नोट्स क्यों प्रिंट नहीं करता अनलिमिटेड। इसका सिंपल सा आंसर लिखता हूं मैं, जो बच्चे हमारे पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के अंदर। नाम है बेटा इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। वर्ड आपने पढ़ा होगा, इन्फ्लेशनरी स्पाइरल। आज उसी स्पाइरल के बारे में बात करने वाला हूं। ये इन्फ्लेशनरी स्पाइरल होता क्या है और ये कब क्रिएट होता है, तो बात की जाए इसके बारे में। शुरुआत करते हैं आपकी कहानी से। जो हम हमारे मन में लगता है, जिन लोगों को लगता है कि आरबीआई ने अगर नोट्स प्रिंट कर दिए, ये बात सब जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सुनना पूरी कहानी। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आपकी इंडिया में करेंसी इशूइंग अथॉरिटी है। इंडिया के अंदर जो भी करेंसी प्रिंट होती है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है। हाँ भाई, करता है। आगे सर, अब बताओ, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ज्यादा नोट्स प्रिंट कर दिए, इफ प्रिंटिंग मोर नोट्स, मोर करेंसी नोट्स, तो क्या होगा? सुनना क्या होगा, जवाब देना, सुनते रहना ध्यान से और इसको प्रैक्टिकल अप्लाई भी करना कि एक्चुअली हुआ तो क्या होगा। अगर ज्यादा नोट छापे गए तो सोचो, क्या इंडिया के अंदर मनी सप्लाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बेसिक क्वेश्चन, सोचो। अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नोट्स को ज्यादा प्रिंट किया तो इंडिया के अंदर क्या मनी सप्लाई, मनी का सप्लाई, पैसे की सप्लाई ज्यादा होगी या नहीं होगी? होगी सर, हम तो वही चाहते हैं। चाहते हो? आओ दिखाता हूं। सर सुनो, मनी सप्लाई के बढ़ने की वजह से क्या होता है पता है? मनी सप्लाई जब बढ़ेगा तो सोचो, क्या हम सबकी पॉकेट में भी पैसा बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ जाएगा। मतलब मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से हम सबके पास पैसा बढ़ेगा, जिसकी वजह से क्या इंक्रीज होगा? मनी सप्लाई बढ़ने की वजह से मेरे लाल याद रखना, हमारी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। सिंपल सी बात, हमारी खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है। क्योंकि रीजन इज, जब पॉकेट में होगा पैसा तो कौन पूछेगा कैसा। इन शॉर्ट कहने का मतलब, जब पॉकेट में हमारे पास पैसा बढ़ेगा तो उसका सीधा सीधा इंपैक्ट हमारी खरीदने की क्षमता से होगा। दैट मींस पैसा ज्यादा होगा तो हम लोग खरीदेंगे भी ज्यादा। और खरीदने के लिए जब जाते हो, याद रखना, जब आप परचेजिंग पावर बढ़ती है तो परचेजिंग पावर सीधा सीधा अफेक्ट करती है डिमांड को। क्योंकि सिंपल सी बात, जब पैसा खर्च करोगे, जिन चीजों पे आप विलिंग होगे खरीदने के लिए, क्या उन चीजों की, उन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड इंक्रीज नहीं होगी क्या? सर डिमांड तो इंक्रीज होगी। तो डिमांड इंक्रीज होगी तो क्या होगा बताना। अब डिमांड तो इंक्रीज हो गई, लेकिन क्या डिमांड के कंपैरिजन में जो सामान, जो गुड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, जिन्हें हम खरीदने जा रहे हैं, सोचो, सप्लाई थोड़ी बढ़ी है, डिमांड आपने अपनी बढ़ा दी, क्योंकि बढ़ गई, क्योंकि रीजन इज आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई। तो डिमांड का बढ़ना क्या सप्लाई बढ़ा रहा है क्या? ऐसा तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो रहा। इसका मतलब सप्लाई कम हो, सप्लाई उतनी की उतनी है, लेकिन लगातार आपकी डिमांड बढ़ती जा रही है। सोचो, अगर सोचो सप्लाई ना बढ़े और डिमांड लगातार इंक्रीज होती रहे तो क्या होता है? वही होता है जो कुछ दिन पहले हमने बात की थी कि टमाटर के प्राइसेस 700% तक बढ़ गए थे। याद आई कहानी? तो क्या हुआ, होगा क्या? डिमांड जब इंक्रीज होती है बेटा, तो डिमांड पुल करता है किसको? प्राइसेस के बढ़ने को। सिंपल सी बात, इसे बोलते हैं डिमांड पुल इन्फ्लेशन। क्या बोलते हैं? डिमांड पुल इन्फ्लेशन। मतलब सोचो एक बार ध्यान से, पैसे को प्रिंट करने की वजह से आपके प्राइसेस जो ऑलरेडी पहले थे, सोचो, थिंक अबाउट, इस प्रिंटिंग नोट से पहले जो प्राइसेस, जो महंगाई इंडिया में चल रही थी, वो और ज्यादा बढ़ गई है हमारे पास में। अभी भी कहानी खत्म नहीं होती है, प्राइसेस बढ़ जाते हैं। तो प्राइसेस बढ़ने वाला पहले से बियॉन्ड दी प्राइस लेवल, अगर एक आपके प्राइस लेवल से ऊपर प्राइस जाते हैं, उसी को इन्फ्लेशन, उसी को महंगाई कहा जाता है।
ये बात तो पता है। अब कहानी खत्म हो गई क्या? नो, अभी कहानी खत्म नहीं, कहानी तो अभी यहाँ से और आगे बढ़ने वाली है। क्या बढ़ती है सुनना, जैसे ही प्राइसेस बढ़ते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, सोचो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की भी अट्रैक्शन का केंद्र बन जाते हैं हम लोग। आज के दिन इंडिया में जो कंडीशन चल रही है वो यही चल रही है बेटा। जो इन्वेस्टमेंट तुम्हें देखने को मिल रही है, क्यों आ रहे हैं बताना, सोचना कभी। ये फॉरेन इन्वेस्टर, डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स क्यों आ रहे हैं, क्यों बढ़ रहे हैं? रीजन इज इंडिया के अंदर प्राइस लेवल हाई है। प्राइस लेवल हाई है, इसका मतलब इन्वेस्टर्स को जो सामान बनाएंगे वो महंगा बिकेगा, वो महंगा बिकेगा, उनका प्रॉफिट भी ज्यादा होगा। तो इस थॉट प्रोसेस से क्या होगा, हमारी इंडिया के अंदर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो हमारे देश की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट हो कंट्री के अंदर वाली, या फिर बात करें फॉरेन इन्वेस्टर्स की, इट मींस इंटरनेशनल या फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब बात समझना, पूरी चेन समझना। पैसा छापा गया, परचेजिंग पावर बढ़ी, डिमांड बढ़ी, प्राइस बढ़ गया, इन्वेस्टमेंट भी बढ़ गई। सर ये तो कितनी अच्छी बात है, आप कैसे इसको नेगेटिव नेगेटिव बोल रहे हो? सुनो अब ध्यान से। जब इन्वेस्टमेंट बढ़ती है बेटा, जब इन्वेस्टर अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे, तो सोचो जिस इकोनॉमी के अंदर ऑलरेडी प्राइस लेवल हाई चल रहा है, वहां इन्फ्लेशन चल रहा है, तो क्या इन्वेस्टर्स की फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? सोचो, व्हाट इज फैक्टर कॉस्ट? लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। ये जो फैक्टर कॉस्ट जो प्रोड्यूसर की होती है, क्या वो कम होगी? क्या लोग सस्ते में काम करेंगे यहाँ पे? नहीं सर। क्या होगा? इसका सीधा इंपैक्ट है। अभी रिसेंट में कुछ टाइम पहले आपने देखा, कुछ साल पहले देखा होगा, ये जो स्ट्राइक्स वगैरह होती हैं, रिमेंबर, स्ट्राइक्स होती है, हड़तालें होती हैं, लॉकआउट्स होते हैं, क्यों होते हैं? एम्प्लॉयज बोलते हैं हमको पैसा बढ़ा के दो, हमें तो पैसा एक्स्ट्रा चाहिए। वो क्या कंडीशन है गाइस? सोचो, इन्वेस्टमेंट के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ने का इंपैक्ट खाली ध्यान रखना, ये इन्वेस्टमेंट आपकी म्यूचुअल नहीं बढ़ी है, सिर्फ करेंसी के नोट प्रिंट होने की वजह से बढ़ी है। इसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है फैक्टर कॉस्ट के ऊपर, दैट मींस फैक्टर कॉस्ट का इंक्रीज होना। अब होता क्या है, बहुत बार फैक्टर कॉस्ट जब बढ़ती है, सिंपल सी बात समझना, फैक्टर कॉस्ट बढ़ेगी, इट मींस लेबर को एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा, रेंट भी बढ़ेगा, रिमेंबर इंटरेस्ट भी बढ़ेगा पैसे के ऊपर जो बढ़ रहा है। प्रैक्टिकल चेक करो, इंटरेस्ट भी इंक्रीज हो रहा है, पैसे सैलरी भी बढ़ रही है, लोगों की वेजेस भी बढ़ रहा है ना। तो बताओ, क्या फैक्टर कॉस्ट जब बढ़ेगी तो क्या ये इन्वेस्टर, क्या ये प्रोड्यूसर अपने प्राइस को कम करेंगे जो सामान बना रहे हैं, या और बढ़ा देंगे? सोचो, थिंक लाइक दिस, सोचो इस बारे में। जब अगर मान लीजिए इन्वेस्टर को खर्चा ज्यादा लगेगा बनाने में गुड्स एंड सर्विसेज को, तो क्या वो आपको पहले से सस्ता बेचेंगे या अपने प्राइस को इंक्रीज कर देंगे? सर अपने प्राइस को इंक्रीज कर देंगे। अपने प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो सोचो, एक बार तो प्राइस यहां बढ़ चुका डिमांड की वजह से, दोबारा वही प्राइस फैक्टर कॉस्ट के इंक्रीज होने की वजह से दोबारा से इंक्रीज हो जाएगा। दैट मींस सोचो, एक बार प्राइस बढ़ा, समझ में आया, दोबारा प्राइस बढ़ा, इसे बोलते हैं अलार्मिंग सिचुएशन, खतरे की घंटी। खतरे की घंटी क्रिएट हो गई है, क्योंकि रीजन इज आपने इन्फ्लेशन को कम नहीं किया, महंगाई कम नहीं हुई बेटा, महंगाई और ज्यादा बढ़ जाती है जब आपके पास में आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अगर अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट कर दे। इसीलिए इंडिया के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की नोट्स प्रिंट करने के लिए पैरामीटर्स डिफरेंट है। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, गोल्ड रिजर्व, इनके बेसिस पे प्रिंट करता है, ना कि हमारी चॉइसेस के बेसिस के ऊपर, ना कि इस बेस के ऊपर कि अच्छा भैया लोगों को पैसा चाहिए हम छाप के देंगे। आंसर इज नो गाइस। कहानी खत्म हो गई क्या? एक कहानी और है, सुनना ध्यान से। सोचो, जब प्राइसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे, तो सोचो जब फैक्टर कॉस्ट बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, तो किसी प्रोड्यूसर की, किसी इन्वेस्टर की अगर कॉस्ट लगातार इंक्रीज होती चली जाए, तो सोच के देखना यार, क्या वो इन्वेस्टमेंट करेगा? क्या वो सोचेगा और इन्वेस्टमेंट करूंगा? नहीं सर। फैक्टर कॉस्ट का डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है, एज यू नो, प्रोडक्शन के ऊपर। जितनी ज्यादा फैक्टर कॉस्ट होगी, प्रोडक्शन उतना ही कम होता है, और प्रोडक्शन अगर लगातार इसी तरह कम होता रहा, तो एक दिन वो दूर नहीं है जिस दिन ये इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट्स को इंडिया से विड्रॉ करना शुरू कर देंगे, वापस अपने घर का रास्ता पकड़ लेंगे, और जिसका सीधा इंपैक्ट पड़ता है हमारे पास बेटा इंडिया की जीडीपी के ऊपर। इंडिया की जो इनकम का पार्ट है, डोमेस्टिक इनकम का पार्ट है, वो भी गिरना शुरू हो जाएगा, और अगेन हम उसी कंडीशन पे दोबारा खड़े हो जाएंगे जहां हम पहले थे, लेकिन पहले से भी बदतर कंडीशन में आ जाएंगे। क्योंकि रीजन इज प्राइस एक बार नहीं बढ़ा, प्राइस आपके पास में 2 से 3 बार आपके प्राइसेस इंक्रीज हो चुके होते हैं। तो सोचो, क्या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को नोट्स प्रिंट करना चाहिए, वो भी अनलिमिटेड क्वांटिटी में? तो जवाब जरूर दीजिए कमेंट सेक्शन में अगर बात समझ में आई हो, और कुछ भी इस बारे में लगता है तो मेंशन कीजिएगा गाइस, क्योंकि मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या अब भी किसी को लगता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को अनलिमिटेड नोट्स प्रिंट करने चाहिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच, बाय गाइस, बाय, टेक केयर, बाय।